हेलो साथियों, मैं अजय एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास जो कि बीओ, लेखपाल, दरोगा, सीटेट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर तो करेंगे, लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ में हम बहुत कुछ नई जानकारी बटोरेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों। जो भी कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, G20 कृषि मंत्री बैठक में किस मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? आपको बताना है साथियों। तो साथियों, इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 कृषि मंत्री बैठक का प्रतिनिधित्व किया भारत से। ठीक है, और ये जो बैठक हुई है साथियों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने 21 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सम्मेलन के दौरान दुनिया में भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में निरंतर सुनिश्चितता बनी रहे, ये निर्णय लिया गया। ठीक है साथियों, ये निर्णय लिया गया। इसी पे काम किया जा रहा है साथियों। जो इस समय महामारी चल रही है, इसमें खाद्य की कमी न हो, इसलिए भारत सरकार या अन्य विदेशी सरकारें इस पर लगातार काम कर रही हैं कि अगर कहीं कमी हो रही है तो एक दूसरे से आपूर्ति की जाए कि खाद्य की कमी ना हो। ठीक है साथियों, चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है साथियों, यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? किस शहर को विश्व पुस्तक की राजधानी, मतलब विश्व पुस्तक के लिए उसको एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया क्या? राजधानी। ऐसा किस शहर को नाम दिया गया? हांगकांग, कुआलालंपुर, दिल्ली या सिडनी को? ठीक है साथियों, आपको बताना है। तो साथियों, इसका आंसर होगा कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर क्या है? एक राजधानी है। ठीक है साथियों, कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों, ये मलेशिया की राजधानी है। हमने एक दिन क्लास में आपको बताया था कि कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, तो साथियों ये मलेशिया की है। ठीक है साथियों, ये मलेशिया की। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं हम लोग। साथियों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक के लिए नामित किया। विश्व पुस्तक पूंजी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑर्ले अंजोले द्वारा राजधानी की घोषणा की गई है। ठीक है साथियों, ऑर्ले अंजोले इसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, कार्यक्रम का आदर्श वाक्य के.एल. बांका कैरिंग थ्रू रीडिंग है। के.एल. बांका केयरिंग थ्रू रीडिंग। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुआलालंपुर 2001 के बाद शीर्षक धारण करने वाला 20वां राज्य बना है। ठीक है साथियों, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, अब एक बार और थोड़ा सा बात कर लेते हैं हांगकांग की। इसमें साथियों, इसमें दिया हुआ हांगकांग की राजधानी क्या है साथियों, ये आपको बताना है। तो हांगकांग की राजधानी साथियों विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। सिडनी किसकी राजधानी है? ये है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
थोड़ा सा लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, पेन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, जैसा भी है। चलिए आगे प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। किस दिन को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या उपरोक्त में से कोई नहीं? साथियों इसका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। आइए हम आपको बताते हैं, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है साथियों, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए भाषा दिवस की स्थापना की थी। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। एक चीज़ और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र की जो 2 भाषाएं हैं वो कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं। ठीक है साथियों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अंग्रेजी और फ्रेंच ये संयुक्त राष्ट्र की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। जैसे भारत की कोई कार्यकारी भाषा क्या है? वो हिंदी है, क्योंकि देवनागरी हिंदी की लिपि है। ठीक है, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद का जश्न मनाने और संगठन के समान रूप से 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात और आपको बता दूं साथियों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये शायद पिछले क्वेश्चन में था। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो यूनेस्को की स्थापना साथियों 4 नवंबर को हुई थी। 4 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक, और भारत इसका सदस्य कब बना था? ये बना था 1946 में। ठीक है साथियों, 1946 में भारत इसका सदस्य बना। ठीक, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में। ठीक, चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है साथियों। तो साथियों इसमें जो है राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ ने राकेश को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। राकेश शर्मा वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। राकेश शर्मा पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के उपाध्यक्ष थे। इससे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता के उपाध्यक्ष भी थे, तब उनको प्रमोशन करके क्या बना दिया गया? उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है साथियों, कुछ विशेष में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 2 पहिया वाहनों के विनिर्माण उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर से इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। साथियों इसमें जानते हैं अगले प्रश्न में, किस राज्य सरकार ने शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है? संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या हरियाणा? साथियों इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। आइए जानते हैं इस संपर्क दीदी के बारे में, फिर वापस हम लोग आते हैं और बात करते हैं। चलिए इसी वक्त बात कर लेते हैं साथियों थोड़ा सा हम लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी हाल ही में इसका चुनाव वहाँ पे दोबारा हुआ है। चुनाव नहीं हुआ साथियों, वहाँ पे फिर से सरकार बनाई गई है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो साथियों वहाँ पे हैं शिवराज चौहान। ठीक है, शिवराज चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज
चौहान। ठीक है साथियों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। साथियों थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मेरी आवाज़ से समझ लीजिएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अशोक गहलोत हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है साथियों, कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है साथियों, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वहाँ पे राज्यपाल हैं। ठीक है साथियों, कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं झारखंड की। ठीक है साथियों, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। वर्तमान मुख्यमंत्री, सॉरी झारखंड नहीं साथियों, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों, ये आपको बताना है। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है साथियों, मनोहर लाल खट्टर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग संपर्क दीदी के बारे में। ठीक है, संपर्क दीदी ऐप क्या है? उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे संपर्क बैठक कहा जाता है, जिसमें राज्य विभाग के पाठ्यक्रम में के PDF के रूप में पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को संवादात्मक और रचनात्मक बनाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी? TCS, फ्लिपकार्ट, पेटीएम या इन्फोसिस? तो साथियों इसका आंसर होगा TCS। इसके बारे में जानते हैं साथियों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी है, इजराइल का पहला पूर्णतया डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। TCS को बैंकिंग सेवा क्षेत्र को बदलने के लिए इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकिंग ब्यूरो का गठन किया गया है, जो TCS बैंकिंग प्लेटफॉर्म समर्पित प्लग एंड प्ले और साझा डिजिटल बैंकिंग संचालन मंच के रूप में काम करेगा। ठीक है साथियों, ये बात हुई TCS की। कौन सी कंपनी थी? TCS। आगे चलते हैं। औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला, मतलब ऐसा अरब देश था जो इससे पहले भांग को अवैध मानता था, लेकिन औषधि उपयोग के लिए उसने क्या किया है? भांग को वैध कर दिया। मतलब उस अरब देश में अब जो है भांग बिकेगी या उत्पादित की जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है या लेबनान है? तो साथियों इसका आंसर है लेबनान। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा सा। औषधि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए लेबनान ऐसा पहला देश बन गया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। यह खेती लेबनानी की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान
इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त ज़रूरत है। मोरस्को और अफ़गानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में लेबनान तीसरा सबसे बड़ा देश है। लेबनान की राजधानी क्या है साथियों? ये आपको बताना है। बेयरूत। क्या है साथियों? बेयरूत। नोट कर लीजिएगा, लेबनान की राजधानी क्या है? बेयरूत। ठीक, इसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, इसकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलते हैं आगे। सीमा सड़क संगठन द्वारा कासोवाल और श्रेष्ठ राष्ट्र को जोड़ने वाला अस्थायी पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो साथियों इसमें बनाया गया है रावी नदी में। आइए जानते हैं इसके बारे में। सीमा सड़क संगठन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल इनवलेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले एक नए अस्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए 22 अप्रैल 2020 को खोल दिया है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस काय के द्वारा किया गया है। ठीक है साथियों, इसको पढ़िएगा एक बार अच्छे से, जहाँ ना समझ में आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में है, इसको अपनी भाषा में मैंने लिखने का प्रयास किया है कि जो चीज़ें हैं वो आपकी अपनी भाषा में मिलें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, भारत का पहला मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। ठीक है साथियों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, आज का मतलब ये 23 अप्रैल को, ठीक है 23 अप्रैल को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और उसी में उन्होंने ये बात बताई है। जानते हैं क्या बताया इन्होंने? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का अनावरण किया है, जिसे DRDO ने ESIC अस्पताल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। यह प्रयोगशाला एक जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला है, जिसको DRDO द्वारा 2 सप्ताह से भी कम समय में विकसित किया गया है और इस परीक्षण सुविधा से एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसमें 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। किसमें? इस सेंटर में, डायग्नोस्टिक सेंटर में। इसमें किस चीज़ का जो है परीक्षण होगा? वो साथियों ड्रग्स का होगा। ठीक है, और दूसरा कोरोना वायरस का। ठीक है साथियों, और कोरोना वायरस, ये दो चीज़ों का भी, इन दो चीज़ों का भी परीक्षण होगा। अन्य चीज़ों का भी होगा। ठीक है, अन्य टेस्ट भी होंगे, लेकिन ड्रग्स और कोरोना टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और ये जो मोबाइल वायरोलॉजी है ये एक स्थान पे नहीं होगी, ये शहर शहर जाके बदलती रहेगी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समर्थ होगी। ठीक है, मतलब एक वैन होगी, उस वैन में क्या किया गया है, ये लैब बनाई गई है और ये एक हॉस्पिटल से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समर्थ है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर था वो हैदराबाद था। ठीक है साथियों, अगर ना बताया हो तो हैदराबाद था, मीन्स इसमें हैदराबाद आंसर आएगा। चलिए ठीक है साथियों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर करिएगा। ठीक है, बेल आइकन पे ऑल ज़रूर करिएगा साथियों, और अपने मित्र फ्रेंड में शेयर करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। हम डे बाय डे परिवर्तन कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर से बेहतर देने का। ठीक है साथियों, जैसे ही थोड़ा सा हमें और समय मिलता है हम और अच्छे से देने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।